चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी स्वदेशी शासन प्रणाली की जो हजारों सालों से चली आ रही है, उरांव पढ़ा पंचायत। कभी सोचा है कि क्या कोई समाज या गणराज्य बिना किसी राजा के भी चल सकता है? आइए आज इस अनोखी व्यवस्था की परतों को खोलते हैं। देखिए, जब भी हम पारंपरिक शासन के बारे में सोचते हैं तो मन में अक्सर एक राजा या एक सम्राट की तस्वीर ही आती है ना? कि सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में होगी। पर क्या हमेशा ऐसा ही होता है? शायद नहीं। और यही सवाल हमें एक बिल्कुल अलग सिस्टम की तरफ ले जाता है। जाने माने मानव विज्ञानी S.C. रॉय ने जब इस व्यवस्था को स्टडी किया तो उन्होंने इसे कोई राजशाही नहीं कहा। उन्होंने इसे नाम दिया गांव का एक स्वशासित गणराज्य। सिर्फ ये एक लाइन ही इस पूरी व्यवस्था की आत्मा को हमारे सामने रख देती है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कोई पिछड़ी या पुरानी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि इसे विकेंद्रीकृत शासन का यानी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का एक क्लासिक उदाहरण माना जाता है। जरा सोचिए, सत्ता किसी एक राजा या राजधानी में नहीं, बल्कि गांवों के एक नेटवर्क में बटी हुई थी, कुछ वैसे ही जैसे आज के फेडरल सिस्टम काम करते हैं। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? असल में इसका एक कमाल का बहुत ही व्यवस्थित 3 स्तरीय ढांचा था। सबसे निचले लेवल पर थी ग्राम पंचायत। उसके ऊपर आता था कई गांवों का एक ग्रुप जिसे कहते थे पढ़ा, और सबसे ऊंचा लेवल था पढ़ा दीवान। ये पूरा स्ट्रक्चर चेक्स एंड बैलेंसेस और अपील की एक बहुत ही साफ सुथरी प्रणाली बनाता था। तो चलिए इस व्यवस्था को नीचे से ऊपर यानी इसकी जड़ों से समझना शुरू करते हैं। इसकी नींव है गांव, वो जगह जहां रोजमर्रा की जिंदगी और प्रशासन चलता था। और इस सिस्टम की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत वो है ये आंकड़ा। आप यकीन करेंगे, करीब 99% मामले, जी हाँ 99% विवाद गांव के लेवल पर ही सुलझा लिए जाते थे। बात ऊपर तभी जाती थी जब मामला वाकई बहुत गंभीर हो या 2 गांवों के बीच का हो। यहाँ पर ना काम का बंटवारा देखना बहुत दिलचस्प है। गांव के जो मुख्य अधिकारी थे, महतो, वो एक तरह से गांव के सीईओ थे, जिनके पास प्रशासनिक, कार्यकारी और न्यायिक तीनों तरह की शक्तियां थीं। और वहीं मांझी उनके मैनेजर और प्रवक्ता की भूमिका निभाते थे। ये कोई ऊंच नीच वाला सिस्टम नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि जिम्मेदारियों को कितनी समझदारी से बांटा गया था। तो ठीक है, गांव के मामले तो गांव में सुलझ गए, लेकिन तब क्या हो जब मामला 2 गांव के बीच का हो, जैसे पानी या जंगल को लेकर कोई झगड़ा? यहीं पर अगला लेवल काम में आता है। यहीं पर पढ़ा की एंट्री होती है। पढ़ा असल में कई गांवों का एक ग्रुप या फेडरेशन होता था। आप इसे उन गांवों की अपनी संसद या हाई कोर्ट जैसा समझ सकते हैं, जो बड़े और इंटर विलेज मामलों को देखता था। तो ये पढ़ा करता क्या था? इसके काम बहुत जरूरी थे। जैसे 2 गांवों के बीच जमीन या पानी को लेकर कोई झगड़ा हो तो उसे सुलझाना, या फिर जंगल जैसे जो साझा संसाधन है उनके इस्तेमाल के लिए नियम बनाना। और सिर्फ झगड़े ही नहीं, त्योहारों के समय भी गांव में तालमेल बिठाना इसी की जिम्मेदारी थी। अच्छा, इस पूरे संघ का एक मुखिया भी होता था, जिसे कहते थे पढ़ा राजा। वो उन मामलों की सुनवाई करते थे जो गांव के महतो नहीं सुलझा पाते थे। लेकिन रुकिए, क्या वो ही सबसे ताकतवर था? क्या उसका फैसला आखिरी होता था? नहीं। और यही इस सिस्टम की खूबसूरती है। उनसे भी ऊपर एक संस्था थी, पढ़ा दीवान। इसे आप इस पूरे आदिवासी शासन का सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं। मतलब अगर 2 पढ़ा राजाओं के बीच ही कोई विवाद हो जाए तो मामला पढ़ा दीवान के पास जाता था। ये दिखाता है कि सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंस कितने गहरे थे। तो अब तक हमने बात की इसकी बनावट की, इसके स्ट्रक्चर की, लेकिन अब बात करते हैं इसकी आत्मा की, इसके मूल दर्शन की। और वो था सुधारात्मक न्याय का सिद्धांत। मतलब न्याय का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि सुधारना था। ये स्लाइड ना 2 बिल्कुल अलग सोच को हमारे सामने रखती है। एक तरफ है दंडात्मक न्याय यानी पनिटिव जस्टिस, जो आज हम ज्यादातर देखते हैं, जिसका फोकस अपराधी को सजा देकर समाज से अलग करने पर होता है। और दूसरी तरफ है सुधारात्मक न्याय, जहां लक्ष्य था गलती का एहसास कराकर उस इंसान को वापस समाज से जोड़ना। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात ये थी कि अपराधी को शर्मिंदा करके समाज से बाहर नहीं निकालना है, बल्कि जो रिश्ते टूटे हैं उन्हें फिर से जोड़ना है। जैसे मान लीजिए
चोरी करने वाले को सजा के तौर पर पीड़ित परिवार के खेतों में कुछ समय तक बिना पैसों के काम करना पड़ता, या फिर पूरे गांव के सामने अपनी गलती मानकर एक भोज का आयोजन करना पड़ता। तो सवाल ये उठता है कि इस प्राचीन व्यवस्था से आज की दुनिया क्या सीख सकती है। सच तो ये है कि इसमें कई ऐसी बातें थी जो अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। इनमें से सबसे कमाल की बात थी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। सामाजिक और नैतिक मामलों में उनकी राय को बहुत अहमियत दी जाती थी। जरा सोचिए, ये उस दौर की बात है जब दुनिया के कई तथाकथित विकसित समाजों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार तक नहीं था। और इस व्यवस्था की एक और बहुत ही खूबसूरत और अनूठी बात है दूध भैया गांव की अवधारणा। इसका मतलब ये था कि कोई गांव अपने मौजूदा पड़ाह से रिश्ते तोड़े बिना ही किसी दूसरे पड़ाह से भी जुड़ सकता था। ये दिखाता है कि उस समाज में रिश्ते कितने अहम थे, नियमों और सरहदों से भी ज्यादा। और देखिए, ये कोई भूली बिसरी कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है जिसे आज के भारत में बाकायदा कानूनी दर्जा मिला हुआ है। ये हमें याद दिलाता है कि असरदार गवर्नेंस के मॉडल हमेशा बाहर से नहीं आते, वो हमारी अपनी जमीन से भी निकल सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। आज जब हम स्मार्ट सिटी और मॉडर्न गवर्नेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो क्या हम पड़ाह व्यवस्था के इन सिद्धांतों जैसे कि सुधारात्मक न्याय या सामुदायिक सहमति को अपनी स्थानीय व्यवस्थाओं में शामिल कर सकते हैं, ताकि उन्हें और ज्यादा असरदार और मानवीय बनाया जा सके?